अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, मुझे पहले बात ये बताएं कि आपको ये जो बोर्ड है ये क्लियर नज़र आ रहा है? लाइट मैंने जो है दो जलाई हुई है, मैंने ऑफ़ की हुई है। कल मेरा ख्याल है लाइट की वजह से रिफ्लेक्शन हो रही थी। तो ज़रा मुझे बताएं कि क्या आपको ये बोर्ड साफ़ नज़र आ रहा है? हाँ भाई। अच्छा, चैट में मैसेज ना करें, मुझे बोल के बताएं, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है वो स्टैंड पे लगा हुआ है, मैं वो चैट नहीं पढ़ सकता। चैट नहीं मैं पढ़ सकता। मुझे बताएं कि बोर्ड साफ़ नज़र आ रहा है या मैं लाइटें और जला दूँ? ओके राइट, साफ़ नज़र आ रहा है आपको। चले तो फिर शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर। आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 11 है मॉडर्न फिज़िक्स का। और हमने पोटेंशियल वेल जो है, पोटेंशियल वेल को स्टार्ट किया हुआ है। और पोटेंशियल वेल के अंदर हमने E ग्रेटर दैन V0 का केस स्टडी कर लिया है, और आज हमने E लेस दैन V0 का केस स्टडी करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद होपफुली आज ये चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। उसके बाद एक टॉपिक है इसके अंदर, बैरियर टनलिंग, वो हम स्टडी करेंगे। और इंशाल्लाह ताला ये चैप्टर जो है इट विल फिनिश टुडे। तो E लेस दैन V0, E लेस दैन V0 का मतलब ये है कि अब जो एनर्जी है आपके पार्टिकल की, ठीक है, जो एनर्जी है आपके पार्टिकल की, वो एनर्जी लेस दैन है पोटेंशियल बैरियर से, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसकी फिगर जो है उसको ड्रा करूं तो आप देखें कि हमने जो पोटेंशियल वेल है, ये हमने हमारे पास पोटेंशियल वेल है जो नेगेटिव से पॉजिटिव तक एक्सटेंडेड है, ठीक है। और ये एक हमारे पास यहाँ पर V0 एक पोटेंशियल है, ठीक है। ये V0 एक पोटेंशियल है हमारे पास। तो आपके पास अब जो पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, जो पार्टिकल ये पार्टिकल आ रहा है वेव की फॉर्म में, इसकी एनर्जी इस पोटेंशियल की हाइट से कम है, ठीक है। E लेस देन V0, इसकी एनर्जी इस पोटेंशियल की हाइट से कम है। अब अगर आप जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसकी रूह से अगर इस चीज़ को देखें तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो ये कहती है कि अगर एनर्जी पार्टिकल की बैरियर या पोटेंशियल से कम है तो फिर पार्टिकल जो है वो ट्रांसमिट नहीं होगा, वो पार्टिकल जो है वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये मैं क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन क्लासिकल मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, पार्टिकल जो है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, द पार्टिकल will reflected in the case when E is less than V0. There will be no transmission. तो यहाँ पर कोई ट्रांसमिशन नहीं होगी। क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है, देखें ना, एक दीवार है, ऊंची दीवार है,
आप क्या उसको फलांग सकते हैं? नहीं फलांग सकते, आपके पास इतनी एनर्जी नहीं है। यहाँ तो आपके पास इतनी एनर्जी आ जाए कि आप इतना ऊंचा जंप लगाएं कि उसके ऊपर से आप फलांग जाएं, लेकिन आपके पास इतनी एनर्जी नहीं है। लिहाजा क्या होगा, आप उसको फलांगने की बजाय आपकी उस दीवार के साथ टक्कर होगी और आप पीछे की तरफ गिरेंगे। ठीक है, ये क्लासिकल मैकेनिक की केस है। लेकिन इन द केस व्हेन वी टॉक अबाउट, लेकिन वो केस कि जब हम टॉक अबाउट करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आप पार्टिकल को एज ए वेव के तौर पर ले रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं उन क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वहाँ पर डी ब्रागली वेवलेंथ जो पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड होती है, वो डी ब्रागली वेवलेंथ जो है वो डिटेक्टेबल होती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स, हम ये ई लेस देन वी नॉट क्लासिकल के लिए स्टडी नहीं कर रहे, हम ये ई लेस देन वी नॉट जो है इसको क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के लिए स्टडी कर रहे हैं। तो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में तो ये पार्टिकल जो है जिसकी एनर्जी ई है, ये एज ए वेव के तौर पर बिहेव कर रहा है। तो जब ये एज ए वेव के तौर पर बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब है कि वेव तो जब टकराएगी जाके बैरियर के साथ, तो वेव का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट भी होगा और वेव का कुछ हिस्सा ट्रांसमिट भी होगा। ठीक है, टोटल रिफ्लेक्शन नहीं होगी, टोटल रिफ्लेक्शन नहीं होगी। देखिए ये पार्टिकल गया, ये इसका कुछ हिस्सा आगे की तरफ रिफ्लेक्ट भी होगा, ट्रांसमिट भी होगा और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट भी होगा। दिस इज क्वांटम मैकेनिकल केस। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल केस है। तो अब आप देखते हैं कि ये जो क्वांटम मैकेनिकल केस है, इसके लिए हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो क्या शक्ल अख्तियार करती है। देखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो हमारे पास रीजन 1 है, इन रीजन 1, ठीक है, जो आपका ये वाला रीजन है, ये हमारे पास यहाँ पर ये वी नॉट है। ठीक है, और इस जगह पर वी नॉट 0 है, ये रीजन 1 है। ठीक है, और ये वाला रीजन 2 है, और ये आपको पता है कि ये प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी तक है, और ये x 0 है। ये आपके पास वी पोटेंशियल ये यहाँ पर इसकी मैक्सिमम हाइट वी नॉट है और ई लेस देन वी नॉट का हमारे पास केस। तो अब आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो यहाँ पर क्या फॉर्म लेगी कि psi1 जो सोल्यूशन है, अब मैं वो दोबारा नहीं कैलकुलेट कर रहा क्योंकि हमने वो पीछे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो पहला केस किया था ई ग्रेटर देन वी नॉट का, वहाँ पर हमने इसको ड्राइव करके देखा हुआ है। तो ये हमारे पास ए प्राइम ई की पावर आयोटा k1x प्लस बी प्राइम ई की पावर माइनस आयोटा k1x ये आ जाए। ये इंसिडेंट वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, इंसिडेंट वेव, यानी कि जो वेव ये यहां से यूं गई, ये कितनी है, ये ए प्राइम ई की पावर आयोटा k1x है। और ये वाला पोर्शन हमारे पास किसको डिस्क्राइब कर रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव को, यानी कि जो ये वेव जा रही है ये वाली बी प्राइम ई की पावर माइनस आयोटा k1x, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव है। तो यहाँ पर k1 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी k1 इज इक्वल टू 2m ओवर h कट इनटू e माइनस वी नॉट। और यहाँ से अगर मैं माइनस को कॉमन निकाल लूँ
तो -1 का अंडर रूट आपको पता है कि अयोटा के बराबर होता है, तो ये अयोटा 2/m h कट इंटू v0 माइनस ई के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास K1 की वैल्यू है। तो यहाँ पर psi1 जो है ये हमारे पास इनफाइनाइट है, और जब हमने इसको इनफाइनाइट करना है तो हम a प्राइम या b प्राइम की वैल्यूज जो हैं उनको 0 के बराबर ले लेंगे। तो अगर जो हमारा रीजन है उसमें फाइनाइट एक्स हो तो फिर हम ये जो वाला सॉल्यूशन है या ये जो बाउंड्री कंडीशन है इनको इम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन द केस ऑफ सेकंड रीजन, जो सेकंड रीजन है, ये आपके जो रीजन 2 आपको नजर आ रहा है, इस रीजन 2 के अंदर जो psi2 है इसका सॉल्यूशन हमारे पास आएगा c प्राइम e की पावर k2x और प्लस d प्राइम e की पावर -k2x, ये हमारे पास। तो ये अगेन हमारे पास जो सॉल्यूशन है इसके अंदर जो k2 है वो सिमिलरली k2 जो है उसकी वही वैल्यू होगी, ये यहाँ पर h कट स्क्वायर आना है, k2 जो है वो भी हमारे पास यही है 2m ओवर h कट स्क्वायर e माइनस v0 का अंडर रूट अयोटा कॉमन निकालें तो k2 अयोटा 2m ओवर h कट स्क्वायर v0 माइनस, ये इस रीजन में सेकंड रीजन की बात हो रही है। और सेकंड रीजन के अंदर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर x फाइनाइट है, ठीक है। वैसे तो बाउंड्री आपकी इनफाइनाइट है, लेकिन रीजन 2 के अंदर हम ये कह रहे हैं कि x जो है वो फाइनाइट है। तो इसके ऊपर भी हम उसी तरह बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं जिस तरह हमने रीजन 1 के ऊपर बाउंड्री कंडीशंस जो है वो अप्लाई की हैं। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो ये कहती है कि जब पार्टिकल E ग्रेटर देन v0 हो तो हमारे पास x ग्रेटर देन 0 के ऊपर, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि अगर पार्टिकल जो है, यानी कि अगर हम कहें कि इन क्लासिकल मैकेनिक्स अगर E ग्रेटर देन v0 है, ठीक है, अगर E ग्रेटर देन v0 है तो इसका मतलब है कि हमारे पास पार्टिकल जो है वो दूसरी साइड के ऊपर नहीं जा सकेगा, ठीक है। ये तो बात टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर E लेस देन v0 है, अगर E लेस देन v0 है तो क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि इस साइड के ऊपर हमें कोई पार्टिकल नहीं मिलेगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि इस साइड पर हमें पार्टिकल मिलेगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि यहाँ पर आपने psi1 का सॉल्यूशन भी लिखा है और आपने psi2 का सॉल्यूशन भी लिखा है। तो अगर दूसरी तरफ कोई पार्टिकल ना आ रहा होता तो फिर वेव फंक्शन कहाँ से आ गया था दूसरी साइड के ऊपर, फिर तो वेव फंक्शन वैनिश कर जाता दूसरी साइड के ऊपर, ठीक है। रीजन 2 के अंदर वेव फंक्शन जो है वो वैनिश कर जाता, लेकिन वेव फंक्शन वैनिश तो नहीं हुआ इन क्वांटम, यानी कि कुछ हिस्सा उसका ट्रांसमिट जो है वो और है, ठीक है। पार्टिकल जो है उसके अंदर से उसकी वेव ट्रांसमिट जो है वो हो रही है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो ये कहती है कि पार्टिकल जो है रीजन 2 में वो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रांसमिट हो सकता है, यानी कि P प्रोबेबिलिटी है हमारे पास अगर x ग्रेटर देन 0 है। तो x अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल में कुछ ना कुछ पार्टिकल की वेव जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में नो ट्रांसमिशन इन द केस व्हेन E इज लेस देन 0, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स जो है इसके अंदर व्हेन E इज लेस देन v0, तो इस केस में पार्टिकल जो है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो रीजन 2 में पाया जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये बड़े अमेजिंग हमारे पास रिजल्ट्स हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट टोटली एक दूसरे से डिफरेंस है। और उसमें से सीधी ये बात है
कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आप पार्टिकल को एज के पार्टिकल ही ले रहे होते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्योंकि एक वेव मैकेनिक्स है, इसमें हम पार्टिकल की वेव नेचर को कंसिडर कर रहे होते हैं। और वेव नेचर यही कहती है कि वेव जो है वो रिफ्लेक्ट भी होती है बाउंड्री से, और वेव जो है वो बाउंड्री से ट्रांसमिट भी होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब ये आपका ये जो पोटेंशियल वेल्व वाला है ये ख़त्म हो गया टॉपिक। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूँ, और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका बैरियर टनलिंग। ठीक है, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स का। बैरियर टनलिंग, टनल टनल कहते हैं सुरंग को, किसी सुराख को टनल कर जाना, सुराख करके आगे निकल जाना। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने बैरियर टनलिंग को ज़रा समझने की कोशिश करना है कि जो क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल्स होते हैं या जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह बैरियर के अंदर टनल करते हैं। बैरियर यानी कि रुकावट के अंदर सुराख करके उस बैरियर को पार कर जाते हैं। ठीक है, अब आप देखें कि हमारे पास जो हैं इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसी भी एटम के अंदर वो ट्रैप होते हैं किसी पोटेंशियल में, और अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स ये उस पोटेंशियल से बाहर नहीं निकल सकते। इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट escape from potential barrier in the case of classical mechanics। क्लासिकल मैकेनिक्स क्योंकि जो पोटेंशियल बैरियर है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ज़्यादा है अगर क्लासिकल मैकेनिक्स को देखें, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये सूरत हाल कुछ और है। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में आप इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को देखेंगे तो इसका मतलब है कि इन क्वांटम मैकेनिक्स देयर इज ए फाइनाइट probability that electron can escape the potential barrier। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर तो ये प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पोटेंशियल बैरियर से एस्केप कर जाएगा। अभी पढ़ा है हमने पीछे, इस बात को हमने डिस्कस जो है वो किया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ प्रोबेबिलिटी होगी कि इलेक्ट्रॉन का वो हमारे पास पाया जाएगा एट द अदर साइड ऑफ द पोटेंशियल बैरियर। तो जो पेनिट्रेशन होती है किसी भी पार्टिकल की बैरियर के अंदर, ठीक है, यानी कि कोई ऐसा बैरियर जो क्लासिकली इम्पेनिट्रेबल हो, ऐसा बैरियर कि जो क्लासिकली इम्पेनिट्रेबल हो लेकिन क्वांटम मैकेनिकली उसके अंदर पार्टिकल जो है वो बैरियर को क्रॉस कर जाए, तो हम इसको कहते हैं बैरियर टनलिंग। ठीक है जी, द पेनिट्रेशन ऑफ क्लासिकली पेनिट्रेबल क्लासिकली इम्पेनिट्रेबल, क्लासिकली जो इम्पेनिट्रेबल है। ठीक है जी, बैरियर
by electron is known as barrier tunneling. ठीक है, तो जो पेनिट्रेशन है उस इलेक्ट्रॉन की कि जो क्लासिकली पेनिट्रेट नहीं कर सकता, ठीक है, पेनिट्रेशन उस इलेक्ट्रॉन की कि जो क्लासिकली पेनिट्रेट नहीं कर सकता, अगर वो पेनिट्रेट कर जाए तो ये फिनोमेना जो होता है इसको हम बैरियर टनलिंग जो है उसका नाम देते हैं। तो सपोज करें कि हमारे पास एक, मैं फिगर जो है वो यहाँ पर ड्रा करता हूँ कि हमारे पास एक बैरियर है जिसकी विड्थ L है और हाइट U है, ठीक है। ये देखें, ये एक बैरियर है, ये एक बैरियर है, इधर ये इसकी हाइट U हाइट का है, ये बैरियर, ठीक है। ये प्लस माइनस इन्फिनिटी है प्लस इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है, और ये इंसिडेंट वेव है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, और ये हमारे पास ट्रांसमिटेड वेव है, ठीक है। ये एक बैरियर है। तो आप अगर देखें कि अब इसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी का ग्राफ बनाऊं, ठीक है, ये एक बैरियर है जिसकी हाइट U है। अब बैरियर with height U and width L, ये एक बैरियर है जिसकी हाइट U है और विड्थ L है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी E है, वो अप्रोच करता है फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है वो अप्रोच कर रहा है लेफ्ट से इस बैरियर को, यानी कि इस तरफ से, ये हमारी लेफ्ट साइड है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट है इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। तो चूंकि E लेस देन U है, एनर्जी कम है, तो क्लासिकली तो इलेक्ट्रॉन जो है वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस बैरियर से। इन क्लासिकल मैकेनिक्स द इलेक्ट्रॉन विल बी टोटली रिफ्लेक्टेड। ये मैं आपको पहले बात बता चुका, क्लासिकल मैकेनिक्स में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। और लेकिन जो वेव मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, वहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस बैरियर के अंदर पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। इन क्वांटम मैकेनिक्स द इलेक्ट्रॉन विल पेनिट्रेट द बैरियर, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर वेव मैकेनिक्स है, उसका कुछ वेव का हिस्सा जो है वो पेनिट्रेट करेगा टुवर्ड्स राइट, इस तरफ आपको कुछ हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रॉन का मिलेगा। तो हमारे पास अब जो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है T प्लस R दैट इज इक्वल टू 1, इसको 1 के बराबर होना, यानी कि जितनी रिफ्लेक्शन है उतनी ट्रांसमिशन है। अब आप सपोज करें कि आपके पास ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट अगर 0.05 है, यानी कि इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो रहा है, किसमें से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 100 है, 100 में से 0.05 जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 0.05 मल्टीप्लाई बाई 100 दैट इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली ट्रांसमिटेड फ्रॉम 100। तो 100 में से कितने हुए? 100 में से सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसमिट हुए, ठीक है। 100 में से सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो, क्योंकि हमारे पास ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जो है 0.05
5 था। तो इसका मतलब है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसमिट हुए हैं तो 95 इलेक्ट्रॉन्स आर रिफ्लेक्टेड। तो 95 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वेरियस एक्स के ऊपर उसको हमने प्लॉट किया। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आप देखें कि जब हमने इसको प्लॉट किया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को वर्सेस एक्स के कितना इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है दूसरी साइड पर पाई जाने की, तो आप देखें कि अगर ये ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है, ठीक है, ये इस तरफ x है और ये हमारे पास p ऑफ x प्रोबेबिलिटी है, तो आप देखें कि ये हमारे पास वेव आ रही थी, ठीक है जी, और ये वेव जब इससे गुजरी तो इसके अंदर ये डिके आना शुरू हो गया, ठीक है, और इसकी विड्थ जो है हमारे पास वो L जो है वो इसकी विड्थ, ये L जो है इसकी विड्थ है। तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट ऑफ द बैरियर है, ये जो है हमारे पास लेफ्ट ऑफ द बैरियर, यहां पर जो एम्पलीट्यूड है रिफ्लेक्टेड वेव का वो सिमिलर है, ठीक है, यानी कि सिमिलर है, यानी कि जो हमारी इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड था वो ही हमारी रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड एट द लेफ्ट ऑफ द बैरियर, एट द लेफ्ट ऑफ द बैरियर there is no change in the amplitude of incident and reflected wave। तो जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव है उसका एम्पलीट्यूड सेम है। अगर इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड ए है और रिफ्लेक्टेड का बी है तो ये दोनों बराबर। तो लेकिन जो राइट साइड है, राइट साइड ऑफ द बैरियर के ऊपर जो हमारे पास ट्रांसमिटेड वेव है, वो ट्रांसमिटेड वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो एक्सपोनेंशियली डिके करता है। एट राइट साइड द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव डिके एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियल आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल जो है वो बड़ा फास्ट डिके होता है, तो राइट साइड के ऊपर एक्सपोनेंशियली जो है वो डिके करेगी, यानी कि एकदम जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ट्रैवलिंग वेव है जब वो लेफ्ट साइड के ऊपर रिड्यूस्ड एम्पलीट्यूड दे रही है तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड के पास हमारे पास एक यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ठीक है, लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास एक यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है जो हमें यह बता रही है कि लेफ्ट साइड के ऊपर पार्टिकल जो है वो पाया जाता है। लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास ट्रैवलिंग वेव की एक यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो आ रही है। तो इसका मतलब है कि एट द लेफ्ट साइड क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होने का मतलब ये है कि हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो पार्टिकल पाया जाता है, ठीक है। अभी ये अब इसका थोड़ा सा पोर्शन रह गया तो मैं इसको फिर अब जो है ये जो पोर्शन थोड़ा सा रह गया इसके अंदर हमें ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट को डिस्कस करना है, तो मैं फिर अब इसको कल जो है वो डिस्कस करूंगा और उसके बाद फिर हम साथ ही ये समझेंगे आपका चैप्टर खत्म हो गया, बाकी 5
8 मिनट मुझे लगेंगे ये छोटा सा जो पोर्शन रह गया। यहाँ पर हमने देखना कि हमारे पास क्या आती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इस फॉर्म में, और थोड़ा सा उसको डिस्कस करना है और 2 एग्जांपल्स जो हैं उनको डिस्कस करना है। उसके साथ ही फिर एटॉमिक फिजिक्स वाला चैप्टर जो है उसको हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो बहुत शुक्रिया आपका। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं।